जय हिंद साथियों, आज का आपका सेट आ चुका है। इस सेट में टोटल 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और साथियों, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि साथियों इस सेट में जो भी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं वो एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये है दोदा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, बताइए कौन सी पर्वत श्रेणी? तो साथियों नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य है सतपुड़ा श्रेणी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सतपुड़ा श्रेणी। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। एक नंबर में दिया हुआ है, अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करता है। ये वाला बिल्कुल आपका सही है। अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित है, गलत है। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार और विकल्पों का भी अध्ययन करता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही है, तो कौन सा हो जाएगा? तो देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 3। आगे देखिए क्वेश्चन 4, मांग का नियम किस संबंध को दर्शाता है? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो मांग का नियम जो है ये किस संबंध को दर्शाता है? तो याद कर लीजिए, कीमत और मांग में विपरीत संबंध को दर्शाता है। डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कारक मांग को प्रभावित नहीं करता है? तो याद रखिएगा, व्यक्ति की ऊंचाई, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है मांग पर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, आपूर्ति का नियम क्या बताता है, बताइए। तो साथियों आपूर्ति का नियम जो है कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है, ये बताता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए क्वेश्चन 7, उत्पादन के कारकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्पादन के कारक में भूमि आता है, श्रम आता है, पूंजी आता है, इसमें टैक्स का कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, कर। आगे देखिए, मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? तो मानव पूंजी निर्माण का मतलब है शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कथन क्या यहाँ पर दिया हुआ है? तो कथन दिया हुआ है, कार्य करने के लिए आवश्यक बल ढकेलने की तुलना में उठाने से अधिक होता है। और कारण क्या दिया हुआ है? तो रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है, ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कार्य करने के लिए आवश्यक बल ढकेलने की तुलना में उठाने से अधिक होता है। तो ये वाला सही है, यानी कथन सही है। तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कथन सही है, कारण गलत है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे हड़बड़ी में लैक्टोमीटर आंसर करेंगे, ये गलत है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है, लेकिन दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापना है तो इसके लिए है ब्यूटीरोमीटर। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्जाम तक आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो ए मीटर विद्युत धारा, वोल्ट मीटर विभवांतर, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये गलत है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। आगे देखिए, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घुल सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। याद रखिएगा ये संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन। आगे देखिए,
दो परमाणुओं की समस्थानिक कहा जाता है यदि, तो दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाएगा? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सेट कर रहा है। तो समस्थानिक में आपको पता है परमाणु संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील और सबसे कम दोनों बताना है। तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम सबसे ऊपर रखा गया है। और जब पोटेशियम, देखिए पोटेशियम दोनों ऑप्शन में सी और डी, यहाँ पे लेकिन हाइड्रोजन दिया हुआ, ये नहीं होगा। तो सबसे अधिक पोटेशियम और यहाँ पे कम हो जाएगा गोल्ड। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः क्या होता है? देख सकते हैं बिल्कुल सटीक क्वेश्चन इस सेट में दिया हुआ है, याद रखिएगा, बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन, स्थिर आयतन पर किसी नियंत्रित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो ये जो नियम है गे-लुसैक का नियम है। आगे देखिए, जीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीव केवल लैंगिक जनन करते हैं, गलत है। जीव केवल अलैंगिक जनन करते, ये भी गलत है। जीव लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं, बिल्कुल सही है। और जीवों के लिए लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अधिक लाभकारी है, ये भी सही है। कथन को ध्यान रखिए, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 3 और 4 देख सकते हैं, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है? तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार की पोषण की विधि होती है? तो स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कूट के माध्यम से कौन कौन सा यहाँ पर सही दिया है। देखिए, माइक्रोप्लाज्मा में दिया हुआ है, इसमें कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थित होती है, ये बिल्कुल आपका कथन क्या है? सही है। ठीक है, ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है, बिल्कुल आपका सही है। कई माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते, ये भी सही है। इन्हें प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखा गया, ये गलत है। माइक्रोप्लाज्मा को प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत नहीं, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। तो केवल 1, 2, 3 सही है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया है। आगे देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत हरे शैवाल को रखा गया है, रोडोफाइसी के अंतर्गत लाल शैवाल को रखा गया है, और फोयोफाइसी के अंतर्गत भूरे शैवाल को रखा गया है, फियोफाइसी। ठीक है, और ब्रायोफाइट के अंतर्गत किसे रखा गया है? तो लिवरवर्ट को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, यानी कि 23, 14। देखिए किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर कूट नहीं दिया हुआ, याद रखिएगा, इस तरह से इसका मिलान होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 23। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है? तो लीवरवर्ट, अभी यहाँ पर हमने देखा लीवरवर्ट ब्रायोफाइटा में आता है, यहाँ पे दिया है टेरिडोफाइटा में, तो ये नहीं आता है, ये आता है किसमें? तो ब्रायोफाइटा में। अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सीपीयू की गति को बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये सबसे पहले हेकल ने किया था 1866 में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? और क्लास टाइमिंग को ध्यान रखिएगा, डेली दोपहर 3 बजे और रात में 8 बजे 2 प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, और एग्जाम तक ऐसा ही डेली चलता रहेगा। तो अजैविक घटक यहाँ पर जल हो जाएगा। आगे देखिए, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने।
आगे देखिए, गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो ये महाभारत का भाग है, महाभारत। ठीक है, आगे देखिए, निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। तो देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ। यहाँ पर कूट देख लेते हैं, कूट भी दिया हुआ है, कूट के माध्यम से यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ, बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये भी सही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष में हुआ था, बताइए। तो एशियाई खेलों का आरंभ 1951, क्या हो जाएगा, 1951। अगला क्वेश्चन, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए 33, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? चलिए 32 क्वेश्चन का आंसर, तो ये 2023 में उड़ीसा में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? सेट में आपको करंट अफेयर्स स्पेशल बिहार जीके का भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो ये हुआ था नई दिल्ली में। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? तो ये पंजाब सरकार ने किया है, पंजाब सरकार ने। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 118वां स्थान है, 118वां। इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजी गई है? बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में खोजा गया है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के कितने जिले सटे हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के कितने जिले सटे हुए हैं? तो टोटल 8 जिला। आगे देखिए, बिहार का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से लगती है? तो ये है किशनगंज। ठीक है, किशनगंज। आगे देखिए, बिहार के राजकीय प्रतीक में बोधि वृक्ष के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो बोधि वृक्ष के साथ स्वास्तिक का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? फटाफट से आंसर लगाते चलिए। और इस क्लास के बाद आपको रात 8 बजे की क्लास को भी जरूर देखना है, तो 6 वर्ष के लिए। आगे देखिए, बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? चलिए फटाफट से आंसर आप लोग लगाते चलिए। तो बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा है उर्दू, और पहली पूछे तो हिंदी। आगे देखिए क्वेश्चन 44, प्राचीन बिहार के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होता है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मुंगेर से किस पाषाण काल के साक्ष्य जैसे हस्त, कुल्हाड़ी और खुरचनी प्राप्त हुए हैं? किस पाषाण काल के साक्ष्य है हस्त, कुल्हाड़ी और खुरचनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरा पाषाण काल। क्या हो जाएगा? पुरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन, चिरांद जो कि बिहार के सारण में है और चेचर वैशाली में मुख्य रूप से किस काल के पुरातात्विक स्थल है दोनों? तो याद रखिएगा नवपाषाण काल के, नवपाषाण काल के। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये गांव है
बड़हरा लखनसेन, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। और ये वही गांव है जहाँ से राजकुमार शुक्ल आते हैं। आपको याद होगा चंपारण सत्याग्रह में चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने नहीं दिया था महात्मा गांधी को। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो सबसे बड़ा केंद्र जो था मुजफ्फरपुर था। सी ऑप्शन राइट है। और देखिए व्हाट्सएप पर अब किसी को मैसेज नहीं करना है, अब नोट्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब आप लोग केवल क्लास कीजिए। ठीक है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदिया आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था केरल के मालाबार क्षेत्र में, और इसके नेता थे अली मुस्लियार। आगे देखिए, भारत गणराज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत गणराज्य का प्रथम नागरिक जो है कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य कौन नहीं होता है? तो राष्ट्रपति। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार स्पष्ट रूप से किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये आर्टिकल 361 में दिया गया है। आगे देखिए, संविधान के अंतर्गत विधि संबंधी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किन निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है ये पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए निर्वाचित सदस्य दिया हुआ है, तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, उसके साथ में अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसमें राज्यों की विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसमें दो केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है, दिल्ली और पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा का सदस्य है उसका भाग लेता है। तो कौन कौन हो गया? दोनों सदन हो गया, लोकसभा राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा हो गया, और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा। तो 1, 3 और 4। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 3 और 4, देख लेते हैं। 1, 3, 4 यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 3 और 4। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन इसमें से नहीं है? तो पानी का जमना, ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है पानी का जमना। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बताइए? तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। उच्च वेग को मैक संख्या में, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में, दाब को पास्कल में, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। यानी कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पर इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये मिलान दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 फर्स्ट ऑप्शन में। आगे देखिए, विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, जबकि डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो साथ ही आज का पूरा सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। टोटल 60 MCQ थे। इसमें से बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं?